नमस्कार, मैं निर्मल सैनी आपका एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय समांतर माध्य। समांतर माध्य अखंडित श्रेणी में, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने पिछले अध्ययन में समांतर माध्य की ही दो श्रेणियों, व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी पर चर्चा कर चुके हैं। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहले समांतर माध्य का अर्थ और तत्पश्चात समांतर माध्य की गणना अखंडित श्रेणी में। समांतर माध्य, इसके द्वारा किसी श्रेणी के चर का एक ऐसा मूल्य या औसत ज्ञात किया जाता है जो सारी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। हॉरेस सेक्रिस्ट के अनुसार समांतर माध्य से अभिप्राय उस मूल्य से है जो किसी श्रेणी के समस्त मदों के मूल्य के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सरल समांतर माध्य आज के व्याख्यान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। इसे हम 3 श्रेणियों के अंतर्गत गणना कर सकते हैं। पहली व्यक्तिगत श्रेणी, तो दूसरी खंडित श्रेणी और तीसरी अखंडित श्रेणी। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम केवल तीसरी श्रेणी, अखंडित श्रेणी का ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। परंतु उससे पहले हम अपने पिछले अध्ययन में शामिल की गई व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी को संक्षिप्त में दोहरा लें। व्यक्तिगत श्रेणी में सरल समांतर माध्य की गणना हम 2 विधियों के द्वारा कर चुके हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि। इस विधि के अंतर्गत हमने जिस सूत्र का प्रयोग किया था वह है x बार बराबर है समीशन x डिवाइडेड बाई n, अर्थात x मदों का कुल जोड़ और n मदों की कुल संख्या। इस प्रकार दूसरी विधि जो लघु विधि के नाम से हमारे सामने थी, उसका सूत्र भी दोहरा लें और वह सूत्र है x बार बराबर है a प्लस समीशन d छोटा d डेविएशन डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ आइटम्स। इसी तरह से खंडित श्रेणी में भी हम सरल समांतर माध्य की गणना करना सीख चुके हैं। परंतु इस श्रेणी के अंतर्गत हमने 3 विधियों का प्रयोग किया था, जिनमें सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि और इसका सूत्र था x बार बराबर है समीशन fx। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, खंडित श्रेणी के अंतर्गत फ्रीक्वेंसी अर्थात चरों का बारंबारता दी गई होती है, इसलिए उसे f छोटे f से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस सूत्र में हमारा f भी शामिल होगा और सूत्र को जरा ध्यान से देखें। समीशन fx डिवाइडेड बाई समीशन f, अर्थात फ्रीक्वेंसी की गुना मदों के मूल्य x से, तत्पश्चात उनका जोड़, और इसे भाग दिया गया है मदों की बारंबारताओं की कुल संख्या से, समीशन f से। इस तरह से लघु विधि जो खंडित श्रेणी की दूसरी विधि थी, इसका भी सूत्र एक बार ध्यान से देखें। x बार बराबर है a प्लस, अर्थात एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य, समीशन एफ डी, एफ फ्रीक्वेंसी और d डेविएशन, जिसे हमने निकाला था x माइनस a करके। समीशन एफ डी अर्थात d डेविएशन और f फ्रीक्वेंसी और समीशन, इन दोनों की गुना का जोड़, इसे भाग किया गया है समीशन f से। और इस प्रकार हम तीसरी विधि पद विचलन विधि के सूत्र पर चलते हैं। इसका सूत्र भी बिल्कुल लघु विधि जैसा ही, परंतु थोड़ा सा अंतर। यहाँ d की बजाय d डैश, अर्थात पद विचलन d डैश, जिसे निकालने के लिए हमने d
अर्थात डेविएशन को भाग दिया था सी कॉमन फैक्टर से। तो यह सूत्र है ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ, और इसे मल्टीप्लाई किया गया है सी कॉमन फैक्टर से जो डी डेविएशन में उपस्थित था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब विस्तार से अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करना सीखें। अखंडित श्रेणी में भी समांतर माध्य की गणना बिल्कुल खंडित श्रेणी जैसी ही है। इन दोनों श्रेणियों में अंतर केवल इतना ही है कि अखंडित श्रेणी में वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, जबकि खंडित श्रेणी में मदों के मूल्य। इसके साथ साथ इन दोनों ही श्रेणियों में उनकी आवृत्तियां भी दी जाती है, इसलिए यहाँ सूत्र भी समान ही होता है। इस अखंडित श्रेणी में जो वर्ग अंतराल दिया जाता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, उससे प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्य मूल्य मिड वैल्यू m, छोटा m ज्ञात करते हैं। और मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, ध्यान से देखिए, m इज इक्वल टू L1। यहाँ L1 और L2 दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। L1 मीन्स लोअर लिमिट और L2 मीन्स अपर लिमिट ऑफ क्लास, अर्थात जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10 में 0 लोअर लिमिट निम्नतम सीमा होगी, तो L2 अपर लिमिट उच्चतम सीमा होगी। इस तरह से 0 जमा 10, 10/2 बराबर 5, अर्थात 0 से 10 के वर्ग अंतराल में 5 मध्य मूल्य प्राप्त होता है। इस विधि में भी मध्य मूल्यों को उनकी आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी से गुणा करके उनका गुणोत्तर प्राप्त किया जाता है, और तत्पश्चात उस गुणोत्तरों का योग प्राप्त कर लिया जाता है, और अंत में इस गुणोत्तरों को मदों की कुल संख्या अर्थात फ्रीक्वेंसी से भाग दिया जाता है। बिल्कुल पिछली श्रेणी की तरह ही इस श्रेणी में भी समांतर माध्य की गणना 3 प्रकार से ही अर्थात 3 विधियों से ही की जा सकती है, जिनमें पहली विधि है वही पहली अर्थात प्रत्यक्ष विधि, दूसरी लघु विधि और तीसरी पद विचलन विधि। आइए सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। इस विधि के अंतर्गत श्रेणी के सभी वर्ग अंतरालों का मध्य मूल्य निकालते हैं, जैसा कि आप अभी अभी देख के आए हैं। मिड वैल्यू अर्थात छोटा m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद इस मिड वैल्यू को उससे संबंधित आवृत्तियों f से गुना करते हैं, और फिर उसके बाद इन सब का जोड़ समीशन fm प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद श्रेणी के सभी मूल्यों की कुल संख्या अर्थात n या समीशन f प्राप्त किया जाता है, और फिर समीशन fm को समीशन f से भाग कर दिया जाता है। जैसा कि आप सूत्र में देख रहे हैं, समीशन fm डिवाइडेड बाय समीशन f, और fm निकालने के लिए आपने किया पहली फ्रीक्वेंसी f1 को पहले मिड वैल्यू m1 से, इसी तरह से दूसरी फ्रीक्वेंसी f2 को दूसरी मिड वैल्यू m2 से, और इस तरह से आपके पास ये साधारण सा सूत्र उपलब्ध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस सूत्र का प्रयोग करें और एक उदाहरण को हल करें। उदाहरण है, एक कक्षा के विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य
ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं दी गई तालिका में एक तरफ अंक x जिन्हें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 के रूप में वर्ग अंतराल दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या अर्थात f फ्रीक्वेंसी दी गई है, जो है 8, 12, 20, 25, 20, 10 और 5। आइए इसे हल करते हैं। दी गई तालिका में हमने सबसे पहले जो अंक हमारे पास क्लास इंटरवल के रूप में 0 से 10 के रूप में उपलब्ध थे, उन्हें मिड वैल्यू के रूप में बदल डाला, अर्थात L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, और निकलकर हमारे पास उपलब्ध है 5। इसी तरह से 10 से 20 में 15, 20 से 30 में 25, 30 से 40 में 35 और 40 से 50 में 45, 50 से 60 में 55 और 60 से 70 में मिड वैल्यू 65 उपलब्ध हुई। इसी तालिका के अगले कॉलम में f फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम इन दोनों का गुना करते हैं। f और m तालिका के सबसे अंतिम कॉलम में आप देख रहे हैं 5 मिड वैल्यू और 8 फ्रीक्वेंसी, इस तरह से 40, 15 मिड वैल्यू और 12 फ्रीक्वेंसी, इस तरह से 180। इसके बाद 25 और 20 500, 35 और 25 875, 45 और 20 900, 55 और 10 550, 65 और 5 325 FM आपके सामने उपस्थित है। अब हम इन सब का जोड़ जो नीचे तालिका में दिया गया है प्राप्त करते हैं। समीशन f जो 100 उपलब्ध है, तो दूसरी तरफ समीशन FM 3370 उपलब्ध है। इन मूल्यों को आइए अपने सूत्र में रखते हैं। सूत्र है आपके पास समीशन FM डिवाइडेड बाय समीशन f। इनमें इनके मूल्य रखने पर 3370 को भाग कर रहे हैं हम 100 से, और इस तरह से प्राप्त हुआ हमें 33.7। क्योंकि प्रश्न में अंक दिए गए थे, तो 33.7 अंक ही अर्थशास्त्र में औसत अंक प्राप्त होते हैं। दूसरी विधि लघु विधि, समांतर माध्य की गणना लघु विधि द्वारा भी की जा सकती है। यह विधि तभी प्रयोग में लानी चाहिए जब श्रेणी में दी गई मदों की संख्या काफ़ी बड़ी हो। इस विधि के मुख्य कदम इस प्रकार हैं। सबसे पहले श्रेणी के दिए गए सभी वर्ग अंतराल का मध्य मूल्य निकालते हैं, अर्थात m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात यहाँ तक वही कार्य जो पिछली विधि में था। इसके बाद श्रेणी के किसी भी मूल्य को या किसी भी मध्य मूल्य को या उससे बाहर की किसी अन्य संख्या को कल्पित माध्य के रूप में मान लिया जाता है। ए द्वारा इसे प्रकट किया जाता है, अर्थात एज्यूम्ड मीन। तत्पश्चात कल्पित माध्य को श्रेणी की प्रत्येक मद या मध्य मूल्य में से घटाया जाता है और हमें प्राप्त होता है डी, डेविएशन अर्थात पिछला। और इसे निकालने का सूत्र आप पहले भी देख चुके हैं। तो आइए एक बार फिर से ध्यान दें। डी छोटा डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। एम मीन्स मिड वैल्यू, जबकि इससे पहले आपने यहाँ एक्स मध्य में से इसे घटाया था, अर्थात डेविएशन निकालने का एक अलग तरीका। इसके बाद इन सभी विचलनों को उनसे संबंधित आवृत्तियों अर्थात f से गुना कर दिया जाता है और फिर वही प्रक्रिया इन सब का जोड़ समीशन FD प्राप्त किया जाता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का भी टोटल समीशन f प्राप्त किया जाता है और सबसे अंत में दिए गए सूत्र में इन मूल्यों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए एक बार सूत्र को ध्यान से देखें। सूत्र है x बार इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन f। तो इस तरह से आइए अब इस सूत्र का प्रयोग करना सीखें। दिए गए उदाहरण जो अभी आपने देखा था को एक बार पुनः लेते हैं, जिसमें
एक तरफ अंक जो वर्ग अंतरालों के रूप में 0 से 10, 10 से 20 से लेकर 60 से 70 तक दर्शाए गए हैं, तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दिखाई गई तालिका के सबसे पहले कॉलम में प्रश्न का ही एक हिस्सा अर्थात अंक वर्ग अंतराल के रूप में दिखाया गया है। कॉलम दूसरा, इसके अंतर्गत हमने मिड वैल्यू निकाली है और वो है 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65, बिल्कुल पिछले हल किए गए प्रश्न की तरह ही। इस विधि में हम थोड़ा सा अलग कार्य करेंगे और वो है डेविएशन निकालने का। दर्शाई गई तालिका के कॉलम तीसरे में आप देख रहे हैं हमने डी निकाला है और इसे निकालने के लिए हमने एम मिड वैल्यू में से ए एज्यूम्ड मीन को घटाया है। ए यहाँ 35 दर्शाया गया है, हमने 35 मान लिया है, अर्थात 35 मिड वैल्यू 5 से लेकर 65 तक के बीच का ही एक मूल्य है। आप 35 के अलावा किसी और भी मद को मिड वैल्यू के रूप में रख सकते हैं और डी डेविएशन निकाल सकते हैं। इस तरह से कॉलम तीसरे में हमें उपलब्ध है 5 में से 35 घटाए तो प्राप्त हुए घटा के 30, 15 से 35 घटे घटा के 20, 25 से 35 घटे तो घटा के 10 और 35 से 35 घटे तो 0, 45 से 35 तो जमा के 10, 55 से 35 जमा के 20 और 65 से 35 जमा के 30। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ डी। तालिका के कॉलम 4 अर्थात विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे प्रश्न के अनुसार दी गई है, इस एफ को हम कॉलम 3 में निकाले गए डी से गुना कर लेते हैं और कॉलम नंबर 5 ज्ञात करते हैं, अर्थात घटा के 30 गुना 8 बराबर है घटा के 240। इसी तरह से घटा के 20 और 12 घटा के 240, घटा के 10 और 20 घटा के 200, 0 और 25 0 जमा के 10 और 20 की गुना जमा के 200, जमा के 20 और 10 की गुना जमा के 200, जमा के 30 और 5 150। इस तरह से कॉलम नंबर 5 का टोटल निकालने पर हमें प्राप्त होता है घटा के 130। तो इस तरह से कॉलम नंबर 5 में प्राप्त हुआ एफ डी जो गुना की हमने इसका जोड़ निकालते हैं, जो हमें प्राप्त है घटा के 130। इसे हमने दर्शाया है समीशन एफ डी से और इससे पहले के कॉलम का कुल जोड़ समीशन एफ हमारे पास है 100। तो आइए अब इन मूल्यों को अपने सूत्र में प्रयोग करना सीखें। हमारे पास सूत्र उपलब्ध है x बार बराबर है a प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ हमने a एज्यूम्ड मीन 35 माना हुआ है। सूत्र में a की जगह 35 रखने पर उसके बाद जमा, उसके बाद घटा के 130, घटा के 130 है हमारे पास समीशन एफ डी, उसे भाग किया गया है विद्यार्थियों की कुल संख्या अर्थात 100 से और इस प्रकार इसे सरल करते हैं तो 33.7 अंक अर्थात अर्थशास्त्र का वही औसत अंक 33.7 जो पिछले प्रश्न का उत्तर था, वही इस प्रश्न का भी उत्तर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही विधियों से उत्तर एक ही आएगा। जैसा कि हम अपने पिछले व्याख्यान में भी पढ़ चुके हैं,
कि इन विधियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि लघु विधि प्रत्यक्ष विधि से कठिन है, परंतु फिर भी इसका नाम लघु विधि रखा गया है। जी हाँ, हम इस बात पर चर्चा अपने पिछले अध्ययन में भी कर चुके हैं कि यह बात व्यक्तिगत श्रेणी के साथ तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए व्यक्तिगत श्रेणी में लघु विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में इस लघु विधि का प्रयोग हमारी गणन प्रक्रिया को और भी सरल बना देता है। तो आइए आगे चलते हैं तीसरी विधि की ओर। उस विधि का नाम है पद विचलन विधि। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ चुके हैं कि लघु विधि को और भी सरल बनाने के लिए ही हम पद विचलन विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात पद विचलन विधि लघु विधि का ही एक सरलतम रूप है। इस विधि में और लघु विधि में अंतर थोड़ा सा ही है। यह विधि उस समय लागू होती है जब कल्पित माध्य अर्थात ए एज्यूम्ड मीन द्वारा लिए गए विचलन अर्थात डी इस प्रकार के हों कि उनमें बराबर का अंतर हो। जैसे हमने अभी अपने पिछले उदाहरण में सभी विचलनों में 10 का अंतर पाया। इस तरह से इस विधि में यह 10 एक समापवर्तक अर्थात कॉमन फैक्टर का रूप ले देता है। इसे हम सी बड़े सी से व्यक्त करते हैं और विचलन डी को जब इस समापवर्तक अर्थात सी से भाग किया जाता है तो हमारे पास जो भजनफल प्राप्त होता है अर्थात डी बटे सी, उसे ही हम पद विचलन कहते हैं और इसे हम दर्शाते हैं डी डैश। इस पद विचलन विधि के मुख्य कदम इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम सभी वर्ग अंतरालों का मध्य मूल्य ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र आप जानते ही हैं, m बराबर है L1 जमा L2 और इन सब को भाग कर देते हैं 2 से। इसके बाद हमारे पास कार्य है। मध्य मूल्य जो हमें प्राप्त हुआ उसमें से किसी भी एक मूल्य को हम कल्पित माध्य अर्थात a मान लेते हैं और उसके बाद इस कल्पित माध्य को जो हमने माना श्रेणी के प्रत्येक मध्य मूल्य में से घटा देते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है डी विचलन। इसका भी सूत्र आप जानते हैं, बड़ा ही सरल है। डी बराबर है m छोटा m घटा a, क्योंकि यहाँ मिड वैल्यू है हमारे पास, इसलिए हम a एज्यूम मीन को मिड वैल्यू से ही घटाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि में जो कुछ भी नया करना है आपको वो है अब इस d अर्थात विचलन को भाग करते हैं उस कॉमन फैक्टर समापवर्तक c से और प्राप्त कर लेते हैं d डैश अर्थात पद विचलन। इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ d डैश। अब हम उसे गुना कर लेते हैं उसके सामने दी गई फ्रीक्वेंसी f से और हमें प्राप्त हो जाएगा समीशन f d डैश अर्थात इन सब का जोड़। तो आइए इन सभी मूल्यों को हम अपने सूत्र में प्रयोग करते हैं। हमारे पास सूत्र उपलब्ध है, x बार बराबर है a प्लस समीशन f d डैश। इसे भाग करेंगे हम समीशन f से और गुना करेंगे उस कॉमन फैक्टर c से। तो आइए अपने पिछले ही उदाहरण को एक बार पुनः इस विधि से निकालने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है, एक कक्षा के विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और ये समांतर माध्य आपको पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत दी गई तालिका में एक तरफ अंक तो दूसरी तरफ उनके सामने
उन विद्यार्थियों की संख्या। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं पद विचलन विधि द्वारा। आप देख रहे हैं तालिका के पहले कॉलम में हमने प्रश्न का हिस्सा अंक रखा है जो 0 से 10, 10 से 20 हैं। हमने कॉलम नंबर 2 में मिड वैल्यू ज्ञात किया है जो आपके सामने है 5, 15, 25 और इसी तरह आगे भी। कॉलम 3 में भी किया गया कार्य हमारा पुराना ही है, अर्थात कल्पित माध्य द्वारा विचलन, और इसमें हमने कल्पित माध्य क्योंकि 35 माना हुआ है इसलिए हम मिड वैल्यू में से 35 ही घटा रहे हैं, और 5 में से 35 घटाए तो हमारे पास उपलब्ध हुए थे -30। इसी तरह से 15 से 35 घटाए तो घटा के 20। इसी तरह से आगे 25 से 35 घटे तो घटा के 10, 35 से 35 घटे तो केवल 0। इसके बाद क्योंकि ज़्यादा में से कम घटे 45 में से 35 तो जमा के 10, जमा के 20 और जमा के 30 हमारे पास उपलब्ध है। प्रिय विद्यार्थियों, ज़रा ध्यान दें, इस डी डेविएशन में हमारे पास उपलब्ध संख्या है घटा के 30, घटा के 20, घटा के 10, 0, 10, 20 और 30, अर्थात इन सब के बीच कुछ समानता हमें नज़र आ रही है, और ये समानता है कि ये सब 10 के द्वारा विभाजित होने वाली संख्याएं, अर्थात यहाँ 10 को ही हम कॉमन फैक्टर मान लेते हैं। और कॉलम 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस कॉलम में हमें निकालना है पद विचलन अर्थात डी डैश, और इसे निकालने के लिए आपके पास सूत्र है। अपने उसी मिड वैल्यू m में से आपने घटाया a और इस प्राप्त की हुई वैल्यू को भाग कर दिया c कॉमन फैक्टर से जो कि 10 है। इस प्रकार हमने नीचे जो भी वैल्यू दिखाई गई है उसे 10 से भाग किया गया है और हमें प्राप्त हो रहा है घटा के 30 को 10 से भाग करने पर घटा के 3, इसी तरह से घटा के 20 को भाग 10 से करने पर घटा के 2, घटा के 10 को भाग 10 से करने पर घटा का 1, आगे 0 भाग 10 0, आगे 10 भाग 10 जमा का 1, 20 भाग 10 जमा के 2 और अगली पंक्ति में जमा के 3। और इस प्रकार हमारे पास संख्या उपलब्ध हुई घटा के 3, घटा के 2, घटा के 1, 0, 1, 2 और 3। इसी को हमने नाम दिया पद विचलन। इससे अगले कॉलम में हमारे प्रश्न का ही एक हिस्सा है विद्यार्थियों की संख्या f। इस विधि में हमारे पास अतिरिक्त कार्य है इन दोनों की गुना, अर्थात f को d डैश से गुना करते हैं और अंतिम कॉलम की ओर आगे बढ़ते हैं। f d डैश पहली पंक्ति में घटा के 3 और 8 का गुना घटा के 24, तो दूसरी पंक्ति में घटा के 2 और 12 ये भी घटा के 24, तीसरी पंक्ति में घटा का 1 और 20 तो घटा के 20, अगली पंक्ति में 0 और 25 की गुना 0, तत्पश्चात जमा का 1 की गुना 20 से तो जमा के 20, जमा के 2 की गुना 10 से तो जमा के 20 और इसी तरह जमा के 3 की गुना 5 से तो जमा के 15। अब हम अंतिम कार्य करते हैं इन सब का जोड़ प्राप्त करने की। आप देख चुके हैं समीशन एफ फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है और वो है 100। इस प्रश्न में हमने ज्ञात किया है एफ डी डैश का जोड़, और क्योंकि ये घटा और जमा के चिन्ह वाले हिस्से थे तो हम इन्हें अलग अलग से जोड़ लेते हैं। जमा के मूल्य 55 और घटा के मूल्य हैं 68। इस तरह से हल उपलब्ध है घटा के 13। आइए अब अपने इन मूल्यों को सूत्र में रखें। सूत्र आप देख चुके हैं a प्लस समीशन एफ डी डैश भाग किया गया है समीशन एफ और गुना करेंगे c कॉमन फैक्टर से। मूल्य रखते हैं एक स्थान पर 35, समीशन एफ डी डैश के स्थान पर घटा के 13
समीशन f के स्थान पर 100 और गुना में c के स्थान पर 10। इसे सरल करने पर हमारे पास उपलब्ध वही संख्या 35 घटा 1.3 और वही हल 33.7 अंक के रूप में अर्थशास्त्र के औसत अंक हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, तीनों ही विधियों से उत्तर एक ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न भी तो एक ही था। विधियां चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारा उत्तर एक ही आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने अपने आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरी श्रेणी अर्थात अखंडित श्रेणी के प्रश्नों को हल किया। तो आइए इसी श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके गृह कार्य के रूप में हम नोट करवा रहे हैं। तो कृपया नोट करें। पहला प्रश्न है, समांतर माध्य ज्ञात करें। तालिका में एक तरफ खर्च जो रुपयों में है तो दूसरी तरफ मजदूरों की संख्या दिखाई गई है। आप इसे नोट कीजिए। इसी तरह से प्रश्न नंबर 2, प्रत्यक्ष विधि तथा पद विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें। विद्यार्थियों जरा ध्यान दें, इसमें आपको मध्य मूल्य निकाल कर दिए हुए हैं, तो दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से मैं निर्मल सैनी आज के इस व्याख्यान के बाद आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।